हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 कंप्लीट करने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। जल्दी ही ये जो एक्सरसाइज की वीडियोस अपलोड करने के बाद मैं आप लोगों के लिए स्लोली टेस्ट सीरीज भी लाने वाली हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, रीड द गिवन पैसेज। आपको नीचे दिया हुआ पैसेज रीड करना है एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स में, मतलब ये इकोनॉमिक्स में नया पैटर्न है, लेकिन आप लोगों ने इसको हिस्ट्री, ज्योग्राफी में, साइंस में एंड आप लोगों ने इसे है ना 11th स्टैंडर्ड में भी आपने किया है एंड इसके बारे में आपको आइडिया भी है। इंग्लिश में आप करते ही रहते हो, इंग्लिश हिंदी में पैसेज रीड कर फिर आपको आंसर्स फाइंड आउट करना है। तो सेम वे यहाँ पर भी आपको पैसेज को रीड कर है ना क्वेश्चंस के आंसर देने। तो यहाँ पे द कन्वेंशनल नोशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी का जो कन्वेंशनल नोशन है इज दैट द गवर्नमेंट क्या है, वुड लाइक टू मेक पीरियोडिक पेमेंट्स। गवर्नमेंट है ना पीरियोडिक टाइम टू टाइम है ना पेमेंट करती है किसको, पीपल को, जो है ना ओल्ड एज के लोग हैं, जिनकी इल हेल्थ है, प्रॉब्लम है, जिन्हें डिसेबिलिटीज होती है, पुअर है, तो उन लोगों को पीरियोडिकली टाइम टू टाइम है ना गवर्नमेंट क्या करती है, एज अ सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से गवर्नमेंट उनको कुछ पेमेंट करती है। एंड दिस आइडिया शुड itself change from writing a check for the beneficiary to institutional arrangements to care for beneficiaries। तो ये जो आइडिया है ये है ना, मतलब ये बेनिफिशरीज को, इसका जो बेनिफिशरीज मतलब जैसे ओल्ड एज वाले, इल हेल्थ वाले जो पीपल है, पब्लिक है, उनको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, इंक्लूडिंग बाय एनेबलिंग देम टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स, ताकि वो अपने आप को लुक आफ्टर कर सके, ध्यान रख सके टू अ लार्ज एक्सटेंट। एंड द राइट अ चेक मॉडल, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है राइट अ चेक मॉडल ऑफ सोशल सिक्योरिटी, ये जो है ना इज अ लेगेसी फ्रॉम अ रिच वर्ल्ड एट द ऑप्टिमल फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन। जो ऑप्टिमल फेज है डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन का, जहाँ पर है ना जो रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस है, जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो है ना इक्वल टू है वहाँ के पॉपुलेशन के। तो ये है ना रिच कंट्रीज का ये आइडिया है राइट अ चेक मॉडल। एंड यहाँ पर व्हेन द वर्किंग पॉपुलेशन was numerous enough and earning enough to generate the taxes, जब है ना कोई जो काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉयड पीपल है, वो लोग है ना अर्न कर पा रहे हैं, वो लोग है ना इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, तो वो टैक्स भी दे पा रहे हैं टू जनरेट द टैक्स टू पे द केयर ऑफ दोज नॉट वर्किंग। तो फिर है ना वो क्या कर रहे हैं, उनका जो टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है तो गवर्नमेंट उसी को तो है ना डिस्ट्रीब्यूट करती है सोशल सिक्योरिटी के बेसिस पे। एंड दिस मॉडल इज इल सूटेड फॉर लेस वेल ऑफ इंडिया विथ ग्रोइंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये है ना ये मॉडल जो है, लेकिन इंडिया के लिए ये क्या है, डिफिकल्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे रिसोर्सेस, अवेलेबल रिसोर्सेस है वो है ना कम है, लेस है रेदर देन द पॉपुलेशन के कंपेयर में। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, उम्र जो बड़े उम्र मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितने समय तक एक पर्सन जिंदा रहेगा एवरेज, वो इंक्रीज हो रही है अर्बनाइजेशन की वजह से एंड रिजल्टेंट माइग्रेशन की वजह से। क्या हो रहा है कि ये है ना ये जो मॉडल है राइट द चेक मॉडल, ये है ना बराबर से सूट नहीं होता हमारी कंट्री को। सो सोशल सिक्योरिटी अंडर अर्बनाइजेशन विल बी डिफरेंट। तो ये डिफरेंट होगी फ्रॉम सोशल सिक्योरिटी, विल बी डिफरेंट फ्रॉम सोशल सिक्योरिटी इन अ स्टेटिक सोसाइटी में, ये अलग होगी। तो यहाँ पे इसी के बेस पे आपको क्या है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो स्टेट द कन्वेंशनल नोशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो एक तो साधारण सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई आपको बताना है कि जो कन्वेंशनल नोशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी क्या है। तो ये तो पहला स्टेटमेंट ही यहाँ पे आपको दिया गया है कि द कन्वेंशनल, अगर आप पैसेज रीड करते हो, नोशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी इज दैट द गवर्नमेंट वुड मेक periodic payments to look after people in their old age, ill health and disability and poverty। तो ये ही इसका आंसर है। तो एकदम इजी था। देन व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सेप्चुअल, तो ये 1 मार्क के लिए आपको 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा, ये एक क्वेश्चन का 1 मार्क। देन व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सेप्चुअल चेंज इज सजेस्टेड इन द गिवन पैराग्राफ। गिवन पैराग्राफ में क्या कॉन्सेप्चुअल चेंज सजेस्ट किया गया है, पैराग्राफ में क्या सजेस्ट किया गया है, तो वो आपको लिखना है, अपने ओपिनियन लिखना है। तो द पैराग्राफ सजेस्ट करता है दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन होने जरूरी है, शुड इटसेल्फ चेंज, वो ही चेंज होना चाहिए फ्रॉम राइटिंग अ चेक
फॉर द बेनिफिशियरी टू द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। तो ये कहाँ से मिला, तो ये यहाँ से मिल रहा है। ये कॉन्सेप्ट को चेंज करना है, बोला है कि भाई यहाँ इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द आइडिया शुड इटसेल्फ चेंज, ये आइडिया चेंज होना चाहिए सोशल सिक्योरिटी का, फ्रॉम राइटिंग अ चेक फॉर द बेनिफिशियरी टू द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट टू care for the beneficiary, including enabling them to look after themselves to a large extent। तो यहाँ पर यही आपको यहाँ पर लिखना है आंसर। फिर उसके बाद में बोला कि व्हाट इज लेगेसी ऑफ सोशल सिक्योरिटी फ्रॉम रिच वर्ल्ड। रिच वर्ल्ड की तरफ से लेगेसी क्या है, क्या वो लोग फॉलो करते हैं, तो द राइट अ चेक मॉडल ऑफ सोशल सिक्योरिटी इज अ लेगेसी फ्रॉम द रिच वर्ल्ड। ये जो है ये रिच वर्ल्ड ने फॉलो किया है। तो यहाँ पे द राइट चेक मॉडल ऑफ सोशल सिक्योरिटी इज अ लेगेसी फ्रॉम द रिच वर्ल्ड। यहाँ तक आपको ये आंसर लिखना है। उसके बाद में लास्ट में बोला कि विच फीचर्स ऑफ इंडिया, इंडिया का कौन सा फीचर्स है मेक द ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ सोशल सिक्योरिटी, मतलब कन्वेंशनल मॉडल ऑफ सोशल सिक्योरिटी इज सूटेड फॉर द इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए इज सूटेड है करके। तो यहाँ पे कौन सा फीचर्स है, तो यहाँ पे देखिए ये जो फीचर है ग्रोइंग वेल ऑफ, ये यहाँ पे इज इल सूटेड, दिस मॉडल इज इल सूटेड है किसके लिए, इंडिया के लिए। क्यों, क्योंकि ग्रोइंग, ये इसका रीजन क्या है, तो ग्रोइंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, रिजल्टेंट माइग्रेशन। तो यही आपको यहाँ पर आंसर लिखना है कि the features such as showing growing life expectancy, increasing urbanization and resultant migration make the traditional model of social security is suited for the इंडियन इकोनॉमी। एंड एक और बात है कि डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों की अभी जैसे ना बोर्ड, हम लोगों की ट्रेनिंग मीटिंग हुई थी, मतलब कि किस तरीके से पेपर पैटर्न वगैरह आएगा, उसका जल्दी ही मैं आप लोगों को देने वाली हूँ पेपर पैटर्न वगैरह, मतलब किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये जो पैराग्राफ टाइप का जो क्वेश्चंस आएगा, इसमें आपको स्वमत वाले, आप लोगों को हिंदी मराठी में स्वमत, जैसे तो सेल्फ ओपिनियन, इंग्लिश में भी जैसे आपको है ना अपना ओपिनियन देना है, तो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है ना 2 मार्क्स का आने वाला है इसमें। नाउ आंसर द फॉलोइंग में आपको क्वेश्चन नंबर 5 आंसर द फॉलोइंग, यहाँ पे स्टेट द टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट का टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप ये है ना 2014 में, अक्टूबर 2014 में ये पूछा गया था, 2014 में, देन 2000 यहाँ पर मार्च 2017 में एंड 2019 में भी ये क्वेश्चन है ना पूछा गया था बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया था। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बजट क्या है, तो बजट का मतलब क्या है, बजट इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, थ्रू विच ऑल द फाइनेंशियल अफेयर्स, सारे के सारे जो फाइनेंशियल अफेयर्स है स्टेट के, वो है ना कंट्रोल किए जाते हैं, रेगुलेट किए जाते हैं। नाउ बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स, कितने एक्सपेक्टेड रिसीव, मतलब कितनी रेवेन्यू रिसीव होने वाली है और कितने एक्सपेंडिचर्स करने पड़ेंगे, कितने प्रपोज्ड प्रोविजंस, खर्चे के लिए, एक्सपेंडिचर्स के लिए क्या प्रोविजंस किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। नाउ टाइप्स ऑफ बजट की बात करते हैं, तो द बजटरी प्रोविजंस of public expenditure and revenue need to be at different levels as per the changing needs। जो इकोनॉमी में जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स है, नीड्स है, उसके हिसाब से ये समय दर समय ये चेंजेस इसमें होते रहना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट बजट इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरीके की बजट है। एक है बैलेंस्ड बजट, दूसरा सरप्लस बजट, एंड थर्ड जो है वो है डेफिसिट बजट। तो हमें ये बैलेंस बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट के बारे में हमें लिखना है यहाँ पर। तो ये जो डियर स्टूडेंट्स, ये जो टाइप्स ऑफ बजट है, ये है ना आप लोगों के पोर्शन से ये रिड्यूस हो चुका है, लेकिन है ना ये आपके इंटरनल में हो सकता है कि इंटरनल में ऑब्जेक्टिव काइंड के क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड आपको पूछ लिए जाए, तो इसीलिए ये आंसर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो बैलेंस्ड बजट कैसे बोलते हैं, और नॉलेज भी तो होना चाहिए ना, सेल्फ स्टडी के लिए तो ये डाला गया है टॉपिक, राइट। हाँ, बोर्ड में इसके ऊपर बेस्ड आप लोगों को बड़ा लॉन्ग आंसर, ब्रीफ आंसर वगैरह नहीं आने वाला है। हाँ, इंटरनल जो आप लोगों का 20 मार्क्स का होगा, तो उसमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। नाउ बैलेंस बजट मतलब गवर्नमेंट इज सेड टू बी बैलेंस्ड। कब बैलेंस्ड है, जब है ना वो इसका जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है, गवर्नमेंट जो का जो एस्टिमेटेड इनकम रेवेन्यू है एंड एक्सपेंडिचर है, वो इक्वल होता है। जब वो दोनों इक्वल होते हैं, एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इक्वल होता है, तो मतलब वो गवर्नमेंट बजट है ना, वो बैलेंस्ड बजट है। एंड दैट इज गवर्नमेंट रिसिप्ट्स इज इक्वल टू, इसका मतलब गवर्नमेंट रिसिप्ट्स इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नाउ बैलेंस्ड वर्ड से भी आप में समझ में आ जाता है,
द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस बजट कौन लेके आया था, ये किसने एडवोकेट किया था, किसने सजेस्ट किया था? तो ये जो वर्ड है, ये बैलेंस बजट कॉन्सेप्ट है, ये एडम स्मिथ ने, इकोनॉमिस्ट, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने ये लेकर आए थे ये कॉन्सेप्ट को बैलेंस्ड बजट का। एंड इट वाज कंसिडर्ड एज अ न्यूट्रल, इसको हम न्यूट्रल बोल सकते हैं ना भाई, इसके ना कोई नुकसान ना कोई फायदा, ये इक्वल हो गया ना। सो व्हाट वाज, इट वाज कंसिडर्ड न्यूट्रल इन इट्स इफेक्ट ऑन वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी एंड हैंस दे रिगार्डेड इट एज द बेस्ट। तो इसीलिए बेस्ट है ना, तो नुकसान ना मतलब एक तरीके से न्यूट्रली ये काम करता है। सो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट लेकिन क्या बोलते हैं, हाउएवर जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है आज के, वो कॉन्टेम्पररी इंडिया के, वर्ल्ड के जो इकोनॉमिस्ट, वो उनका बिलीव है कि जो पॉलिसी है बैलेंस्ड बजट की, वो सूटेबल नहीं है इकोनॉमी के लिए, मे नॉट बी ऑलवेज, हमेशा सूटेबल नहीं होगी, ये हमेशा सुटेबल रहना पॉसिबल नहीं है इस पॉलिसी का, बैलेंस्ड बजट कॉन्सेप्ट का, पॉलिसी का। सो द मॉडर्न गवर्नमेंट आर वेलफेयर, क्योंकि यहाँ पे उनका जो सोशल सिक्योरिटी देना, वेलफेयर एंटिटीज है, एंड हैंस दे कैनॉट कैनॉट कीप देयर एक्सपेंडिचर एट द लेवल ऑफ देयर रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स के लेवल के हिसाब से वो अपने एक्सपेंडिचर्स नहीं रख सकते, इसीलिए तो उनको लोन लेना पड़ता है। नाउ सरप्लस बजट किसे बोलते हैं, तो सरप्लस बजट मतलब गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी सरप्लस व्हेन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट्स, जो एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट्स है, आर मोर देन द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो, तो इसका मतलब एंटिसिपेटेड मतलब estimated government receipts greater than estimated government expenditure, तो मतलब सरप्लस हो गया, ज्यादा हो गया, एक्सेस हो गया, तो सरप्लस बजट में प्रूव यूजफुल। तो ये सरप्लस बजट है, ये है ना यूजफुल प्रूव हो सकता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, जब महंगाई का दौर है तो ये है ना फायदेमंद हो सकता है। तो इन द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन देयर इज अ टेंडेंसी फॉर प्राइसेस टू राइज रैपिडली, क्योंकि है ना चीजों के भाव है ना वो बहुत ही क्विकली बढ़ते हैं इन्फ्लेशन पीरियड में, महंगाई दर बढ़ जाती है। सो दिस नीड्स टू बी चेक्ड, तो इसे चेक करना जरूरी होता है। तो पर्टिकुलरली इन द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु हैव मोर और लेस फिक्स्ड इनकम, जिनकी है ना ज्यादातर जिनकी फिक्स्ड इनकम होती है, तो उस केस में यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो जाते हैं। द राइज इन द प्राइसेस कैन बी चेक्ड बाय लोअरिंग द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड इन द इकोनॉमी, तो जो डिमांड है उसको है ना लो डाउन करने के लिए ये है ना पॉलिसी है ना यूजफुल हो सकती है सरप्लस बजट वाली। सो दिस कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस, तो इस केस में ना टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया जाएगा, विच वुड इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, जिससे कि गवर्नमेंट की है ना रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगी, एंड है ना इट विल रिड्यूस द परचेसिंग पावर ऑफ द पीपल, और लोगों का परचेसिंग पावर ये डिक्रीज कर देगा। सो इस एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो टोटल डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, वो कम हो जाएगी, विल फॉल लीडिंग टू डाउनवर्ड मूवमेंट इन द प्राइस लेवल, और इसकी वजह से जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, जो महंगाई का प्रेशर है, वो कंट्रोल में आ जाएगा। However, a surplus budget should not be used in the situations other than inflation. लेकिन ये जो सरप्लस बजट वाला सिस्टम है ना, इन्फ्लेशन के अलावा दूसरे समय पे इसको यूज नहीं किया जाता है, एज इट में लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि फिर इसकी वजह से जॉबलेस भी हो सकते हैं लोग, एंड लो लेवल ऑफ आउटपुट हो जाएगा इकोनॉमी में, इसीलिए इसको है ना अदर देन इन्फ्लेशन पीरियड के अलावा इसको यूज नहीं किया जाता है सरप्लस बजट को। नाउ डेफिसिट बजट क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा होती है गवर्नमेंट की रिसिप्ट से, तो गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी डेफिसिट। कब ये डेफिसिट होता है, व्हेन एंटिसिपेटेड जो गवर्नमेंट रिसिप्ट्स है आर लेस देन द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सो दैट इज एंटिसिपेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट्स इज लेस का साइन एरो, लेस देन द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो इसका मतलब है ना डेफिसिट हो गया बजट में। डेफिसिट बजट में प्रूव यूजफुल, ये यूजफुल कब यूजफुल होती है, तो ये ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन, जब है ना ये जो दर है, कीमतें हैं, वो कम हो जाती है, डिप्रेशन चल रहा रहता है मार्केट में, तो उस समय पे यूजफुल होती है। तो इन द पीरियड ऑफ डिप्रेशन के पीरियड के समय पे द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर एट लो लेवल, वो लो लेवल पे होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट के होने के चांसेस ज्यादा, अनएम्प्लॉयड होने के पीपल अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, वो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सो दिस कैन बी चेक्ड आउट बाय इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, खर्चे ज्यादा करेगी, एक्सपेंडिचर ज्यादा इंक्रीज करेगी बाय बोरोइंग मनी है ना बोरो करके, उधार लेके, डेप्ट लेकर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेप्ट रेस कर गवर्नमेंट है ना खर्चा करेगी, एक्सपेंडिचर्स करेगी, एंड थ्रू डेफिसिट फाइनेंसिंग
एंड दिस विल इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, तो इसकी वजह से फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, जॉब्स जनरेट होगी, एंड एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज है वो भी एनकरेज होगा, फर्दर इन्वेस्टमेंट एनकरेज होगा, मोटिवेशन मिलेगा फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड इन मॉडर्न टाइम्स ये जो डेफिसिट बजट है इज द मोस्ट कॉमनली इम्प्लीमेंटेड पॉलिसी, तो ये वाली जो है ना डेफिसिट बजट वाली ये पॉलिसी है ना, हमारा जो मॉडर्न ईरा है, ये समय है, इसमें ये पॉलिसी चलती है। आप देखिए ना, एक से एक कंट्रीज ने ना लोन लेके रखे हुए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेप्थ है ही है उनके पास, तो ये वाली पॉलिसी ये सुटेबल होती है मॉडर्न टाइम में ऑफ एनी गवर्नमेंट। सो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, लाइक इंडिया हैव कंसिस्टेंटली रिसोर्टेड टू डेफिसिट बजट टेक्निक, तो डेफिसिट बजट टेक्निक को यूज करते हैं फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। नाउ इसका इंपॉर्टेंस क्या है बजट का, तो ये वाला टॉपिक भी आपको बोर्ड में रिटर्न के लिए नहीं आएगा, लेकिन आपको इंटरनल में टीचर्स आपको पूछ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या है बजट का, तो यूनियन बजट हमने सबने सुना है कि भाई है ना जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो बजट डिक्लेयर करता है, तो यूनियन बजट इज ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट अफेक्ट्स द पीपल एंड इकोनॉमी इन जनरल, जो इन जनरल कॉमनली ये सबको अफेक्ट करता है इन नंबर ऑफ वेज, अलग अलग तरीके से। तो टैक्सेस आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ एनी बजट, कोई भी बजट का है ना टैक्सेस है वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। भाई कितना टैक्स गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी पे कितना टैक्स डाला है, गवर्नमेंट ने है ना पर्सनल मतलब इनकम पे कितना टैक्स डाला है, तो यहाँ पे टैक्सेस है ना वो डिटरमाइन द फेट ऑफ बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स के एंड बिजनेस के, यहाँ पे टैक्सेस उनके मूड को डिटरमाइन करता है। एंड द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द टैक्स पेयर्स का जो डिस्पोजेबल इनकम है डिपेंड्स करता है ऑन द टैक्स रेट पे वो डिपेंड करता है कि भाई क्या टैक्स लेवी होने वाला है, उसके ऊपर है ना ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली मतलब है ना यहाँ पे टैक्स इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो गवर्नमेंट जैसे डिस्पोजेबल हम इनकम की बात करते हैं, तो जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया है कि ये है ना पर्सनल इनकम का वो पार्ट होता है जो बच जाता है आफ्टर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स पे करने के बाद में ये बच जाता है, एंड फिर बाद में उसको जैसे कि इनकम टैक्स हुआ, वेल्थ टैक्स हुआ, तो यहाँ पर ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिस्पोजेबल इनकम को वो कैसे टैक्स पेयर्स के किस तरीके से वो है ना टैक्स रेट प्रेजेंट होती है जो बजट में, उस पर डिपेंड होता है कि भाई उनके पास कितना सेविंग बच जाएगा टैक्स पेमेंट करने के बाद में। नो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस हेड्स, जैसे कि है ना डिफेंस पे हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन पे हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर वगैरह पे, ये है ना बहुत ही खासा असर डालता है सिटीजन्स है ना ओवरऑल इकोनॉमी पे, ये बहुत ही असर डालता है। एंड देन ये जो बजट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज गवर्नमेंट है ना यूज करती है इसे इट एज अ मीडियम ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में, लागू करने में ये है ना गवर्नमेंट है ना इसको यूज करती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये जो बजट पॉलिसीज है वो। तो बजटरी एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट अफेक्ट प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है, ये साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड यूटिलाइजेशन, किस तरीके से यूटिलाइज करता है ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, कोई भी कंट्री पर्टिकुलर कंट्री किस तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है, ये सब इसमें इस बजटरी एक्शन में ये मैटर करता है। नाउ दस द स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन मॉडर्न इकोनॉमी हैज अंडरगॉन एन इमेंस चेंज सिंस लास्ट 100 years, पिछले 100 सालों में इसमें बहुत ही इमेंस, बहुत ही इसका गहरा असर पड़ा है इकोनॉमी पे। तो इस तरीके से ये आपको आंसर, अगर इनको आपको ना ये ब्रीफ आंसर्स एंड आपको यहाँ पे ये है ना आपको आंसर इन डिटेल में नहीं आने वाला है क्योंकि ये है ना सेल्फ स्टडी के लिए दे दिया गया था ये टॉपिक, तो ये आप लोगों को है ना टीचर इंटरनल में खाली पूछ सकती है इस पे बेस्ड क्वेश्चन। नाउ एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन का प्रिंसिपल क्या है, तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सेलिगमैन, उनका क्या कहना है सेलिगमैन का कि अ टैक्स इज अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन, ये कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, कंपल्सरीली हर बंदे को करना है फ्रॉम द पर्सन टू द गवर्नमेंट को टैक्स रिसीव होना चाहिए विदाउट रेफरेंस टू अ स्पेशल बेनिफिट्स कन्फर्ड, कि है ना गवर्नमेंट उसके मतलब उसका रिवर्ट है ना गवर्नमेंट कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं देगी, टैक्स पे करना पड़ता है हर बंदे को। नाउ एडम स्मिथ का क्या कहना है, एडम स्मिथ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जो फाउंडर है, प्रोफाउंडेड द फॉलोइंग 4 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, उन्होंने 4 है ना पॉलिसीज बताए टैक्सेशन के, कैनन ऑफ इक्विटी और इक्वालिटी,
तो स्मिथ सजेस्टेड दैट एवरी पर्सन, हर एक बंदे को पे करना चाहिए टैक्स गवर्नमेंट को इन प्रोपोर्शन टू हिज एबिलिटी टू पे, कि जितनी उसकी ताकत है उस ताकत के अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार, उस रेशियो में उसे ना गवर्नमेंट को टैक्स पे करना चाहिए। इसका मतलब इट मीन्स रिच पीपल शुड पे मोर टैक्स, इसका मतलब है ना जो अमीर लोग हैं उनको ज्यादा टैक्स पे करना चाहिए एज कम्पेयर टू द पुअर, क्योंकि ऑब्वियसली कैपेबिलिटी के हिसाब से टैक्स वो है ना लेवी होना चाहिए। नाउ कैनन ऑफ सर्टेनिटी में क्या है कि अकॉर्डिंग टू स्मिथ का कहना है कि द टैक्स पेयर शुड नो इन एडवांस, उसे एडवांस में पता होना चाहिए कि हाउ मच टैक्स हैज टू पे, कितना टैक्स है ना वो पे करना है करके वो उसे पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पर कितना टैक्स पे करना है ये पता होना चाहिए। एंड इन व्हाट फॉर्म द टैक्स इज टू बी पे टू द गवर्नमेंट, कौन से तरीके से किस वे में है ना गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है ये पता होना चाहिए। देन कैनन ऑफ कन्वीनियंस, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस कैनन, अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे एवरी टैक्स शुड बी लेविड इन सच अ मैनर, हर एक टैक्स इस तरीके से इस मैनर में लेविड होना चाहिए दैट एट अ सच टाइम दैट इट बिकम्स कन्वीनियंट टू द टैक्स पेयर, की है ना टैक्स पेयर के लिए कन्वीनियंट हो जाए। देन फोर्थ कैनन ऑफ इकोनॉमी, अकॉर्डिंग टू दिस कैनन क्या है कि द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, जो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है शुड बी द मिनिमम होना चाहिए। इफ मेजर पोर्शन ऑफ टैक्स प्रोसीड्स इज अ स्पेंड ऑन द टैक्स कलेक्शन इटसेल्फ, तो फिर क्या होगा कि टैक्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ गुड टैक्स, तो फिर उसको है ना हम सही टैक्स गुड टैक्स नहीं बताएंगे करके। तो ये जो मेजर पोर्शन होता है टैक्स प्रोसीड का वो है ना स्पेंड होना चाहिए टैक्स कलेक्शन के ऊपर ही, इस स्पेंड वो है ना ज्यादा टैक्स कलेक्शन पे स्पेंड हो जाता है, इसीलिए ऐसे वाले टैक्स को हमें ना गुड टैक्स नहीं बोलेंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन भी है ना ये आपका कैनन्स मतलब प्रिंसिपल्स, कैनन का मतलब प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल्स है, तो ये है ना आपका यू शुड नो का पार्ट है और ये भी आपको सेल्फ स्टडी के लिए दे दिया गया है। तो इस पे बेस्ड है ना टीचर आपको है ना जो इंटरनल मार्क्स देगी जब भी टीचर, तो जो आपका एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट लेंगे टीचर्स, तो उस समय पर इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो भी 1 मार्क 2 मार्क्स के इस तरीके से पूछे जाएंगे। नाउ एक्सप्लेन नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट के नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू कौन कौन से है ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसे आपको अभी एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिख देना है कि भाई पब्लिक रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट जो पब्लिक रेवेन्यू रिसीव करती है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक एंटरप्राइजेस हो गए, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स आर कॉल्ड एज नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू बोला जाता है। एंड दीज सोर्सेज आर डिफरेंट, ये सोर्सेज अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं देन द टैक्सेस से डिफरेंट होते हैं। एंड अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट दीज सोर्सेज आर एज फॉलोज, तो ब्रीफ इंफॉर्मेशन इस तरीके से दी गई। तो सबसे पहला है फीस को है ना टैक्स एज अ टैक्स कंसिडर नहीं करेंगे, तो टैक्स इज पेड कंपल्सरीली विदाउट एनी रिटर्न सर्विस, वेयर एज क्योंकि टैक्स है ना जब भी पब्लिक पे करती है तो कोई उनको रिटर्न सर्विस नहीं मिलती है उसकी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन फीस जब हम पे करते हैं, फीस इज पेड इन रिटर्न, फीस फॉर सर्टेन स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए हम फी पेमेंट करते हैं। जो सर्विसेज कौन देता है, तो गवर्नमेंट जब हमको कोई सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो हम उन्हें फी पे करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एजुकेशन फीस हो गई, रजिस्ट्रेशन फी हो गई, तो इसके लिए हमें है ना रिटर्न सर्विसेज मिलती है, लेकिन टैक्स पे करने के लिए कोई रिटर्न सर्विस नहीं मिलती है। इसीलिए ये जो फीस है ये नॉन टैक्स सोर्सेस है, इसे हम नॉन टैक्स सोर्सेस के अंडर में लिखते हैं। रेवेन्यू हो गई गवर्नमेंट की। देन सेकेंड प्राइसेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, तो पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस की हम बात करें तो मॉडर्न जो गवर्नमेंट है वो सेल करते हैं वेरियस टाइप ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज टू द सिटीजन्स को अलग अलग तरह के टाइप्स ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज है ना प्रोवाइड करती है। क्योंकि यहाँ पे जो मॉडर्न गवर्नमेंट है वो वेलफेयर के लिए काम करती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। सो अ प्राइस इज अ पेमेंट, तो ये जो प्राइस है ये पेमेंट है मेड बाय द सिटीजन्स पेमेंट करते हैं टू द गवर्नमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड टू देम, जो गवर्नमेंट है ना उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज सेल करती है तो उसके लिए पेमेंट करती है पब्लिक, तो ये टैक्स के अंडर में नहीं आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गई गवर्नमेंट की। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेलवे का चार्ज हुआ, रेलवे फेयर्स हो गया, पोस्टल चार्जेस हुआ, हाँ ये गवर्नमेंट रेवेन्यू ले रही है लेकिन ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। नाउ
सेकेंड स्पेशल असेसमेंट, तो द पेमेंट मेड बाय द सिटीजन्स ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेलिटी की जो पब्लिक है पेमेंट करती है इन एक्सचेंज फॉर सर्टेन स्पेशल फैसिलिटीज के लिए गिवन टू देम बाय द अथॉरिटीज, तो उसे हम है ना स्पेशल असेसमेंट बोलते हैं। जैसे कि है ना लोकल बॉडीज है ना टैक्स लेवी करते हैं, लेवी अ स्पेशल टैक्स ऑन द रेसिडेंट्स, किस लिए, तो क्योंकि वो लोग एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, एक्स्ट्रा रोड की फैसिलिटीज, क्लीनलीनेस के लिए, एनर्जी, वाटर सप्लाई वगैरह के लिए वो लोग चार्ज करते हैं, तो वो स्पेशल असेसमेंट हो गया। देन फाइन्स एंड पेनल्टीज, तो गवर्नमेंट है ना इम्पोज करती है, लेवी करती है फाइन्स एंड पेनल्टीज ऑन दोज जो है ना रूल ब्रेक करते हैं, वायलेट द लॉज, मतलब रूल ब्रेक करते हैं कंट्री के, जो गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स को ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे टैक्स है ना उनसे फाइन एंड पेनल्टी वसूली जाती है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स एंड पेनल्टीज क्या होता है, तो ये क्या होता है, ये इनकम इज नॉट अर्न इनकम, इसे अर्न इनकम नहीं बोलते, बट ये क्या होता है, इसका मोटिव होता है वो डिस्करेज करना होता है, डीमोटिवेट करना होता है सिटीजन्स को, ताकि वो है ना अगले बार है ना रूल्स ब्रेक ना करे, लॉ को वो वायलेट ना करे जो गवर्नमेंट ने फ्रेम की है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फाइन्स फॉर वायलेटिंग ट्रैफिक रूल्स। इसीलिए ये जो इनकम है दिस इज द हाउएवर द इनकम फ्रॉम दिस सोर्स इज स्मॉल, और इसमें से जो इनकम भी रिसीव होती है गवर्नमेंट को बहुत छोटा सा अमाउंट होता है, इसीलिए ये है ना नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गई गवर्नमेंट की। देन गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशंस, तो गवर्नमेंट में ऑल्सो अर्न सम इनकम इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स के फॉर्म में बाय द सिटीजन्स एंड अदर लोगों से, सिटीजन से इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स एंड डोनेशन। तो गवर्नमेंट को भी ग्रांट्स मिल सकते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट देती है, कभी कभी इंस्टीट्यूशंस देते हैं फॉर जनरल एंड स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कभी कभी स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी मिलता है, जनरल पर्पस के लिए भी मिलता है। तो फॉरेन एड हैज बिकम, फॉरेन हेल्प एड मतलब हेल्प हैज बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट सोर्स हो गया डेवलपमेंट फाइनेंस का फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया जैसे कंट्री को डेवलप होने के लिए। हाउएवर दिस सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज अनसर्टेन इन नेचर, ये है ना अनसर्टेन होता है नेचर में, इसका कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं रहता है, और ये सोर्स है इनकम का, रेवेन्यू का, इसे है ना नॉन टैक्स रेवेन्यू बोला जाता है। नाउ स्पेशल लेवीज, तो दिस इज लेविड ऑन दोज कमोडिटीज, वो कमोडिटीज पे लेविड किया जाता है जिसका कंजम्पशन हार्मफुल होता है, हेल्थ के लिए, सिटीजन्स के वेलबींग के लिए हार्मफुल होता है, इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है स्पेशल टैक्स लेवी करती है, फाइन्स एंड पेनल्टीज चार्ज करती है। तो लाइक फाइन्स एंड पेनल्टीज द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न इनकम, तो इसमें गवर्नमेंट का कोई ऑब्जेक्टिव एम नहीं होता कि भाई इनकम अर्न करो, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू डीमोटिवेट, टू डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल कमोडिटीज बाय द सिटीजन। एग्जाम्पल के तौर पे ड्यूटीज लेविड ऑन वाइन हो गया, ओपियम हो गया एंड अदर इंटॉक्सिकेंट्स हो गया, जैसे पान, तंबाकू, बीड़ी, इन पे भी है ना टैक्स भारी लगाती है, तो वो फाइन एंड पेनल्टीज वो है ना गवर्नमेंट का, उसमें है ना इनकम जनरेट करना उनका मोटो नहीं होता है, वो डिस्करेज करना होता है, डीमोटिवेट करना होता है ना। बोरोइंग्स किसे बोलते हैं, मतलब बोरोइंग्स क्या होता है हम सब जानते हैं, तो ये भी नॉन टैक्स रेवेन्यू, अभी उधार लिया है तो वो रेवेन्यू थोड़ी नहीं हुई, राइट। तो द गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम द पीपल, लोगों से बोरो कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स इश्यू करती है ना गवर्नमेंट, कंपनीज भी, गवर्नमेंट भी। इट ऑल्सो गेट्स लोन्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट से भी मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन सच एज IMF, राइट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक से। लोन्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर होते जा रहे हैं डे बाय डे, पॉपुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो रहे हैं गवर्नमेंट के लिए इन मॉडर्न टाइम्स, क्योंकि मॉडर्न समय में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के पब्लिक एक्सपेंडिचर्स भी इंक्रीज हो गए हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो इनके जो खर्चे हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट काम करती है वेलफेयर के लिए, कंट्री की डेवलपमेंट एंड वेलफेयर के लिए, कंटिन्यूसली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काम करती है, तो इनके जो एक्सपेंडिचर्स है वो भी कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अभी जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 इस चैप्टर का, वो भी इसी पे बेस्ड है कि भाई पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपको एक्सप्लेन करना, आंसर इन डिटेल। ये आप लोगों को 8 मार्क्स के लिए आता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसमें बोर्ड की तरफ से आपको कंपल्सरीली पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, मीनिंग लिखना है, फिर आपको जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन वेरियस रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो पहले मीनिंग लिखो कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी, जिसे ना पब्लिक अथॉरिटी है ना खर्च करती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए, स्टेट गवर्नमेंट हो गए, लोकल बॉडीज हो गए, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर सिटीजन्स,
फॉर सेटिस्फाइंग देयर कलेक्टिव नीड्स, कलेक्टिव नीड्स को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट काम करती है, एंड प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ये खर्चा करती है. सो ये ऑब्जर्व किया गया, इट इज ऑब्जर्व दैट देर इज अ कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है इन पब्लिक एक्सपेंडिचर इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर्स. तो इसके कुछ कारण इस तरीके से कि सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजंस हैं, यहाँ पे टोटल 8 रीजंस है. तो यहाँ पर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजंस गिवन एज अंडर इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट की एक्टिविटीज में इंक्रीज हो गया, उनके फंक्शंस में. जैसे है ना पहले कैसे था, एज मेंशन अर्लियर कि है ना द मॉडर्न गवर्नमेंट है ना वो परफॉर्म करती बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. तो ये फंक्शंस में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अवेयरनेस, पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस, पब्लिक वर्क्स, पब्लिक रिक्रिएशन, सोशल वेलफेयर स्कीम्स एक्सेट्रा. तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये जो नए फंक्शंस है ये कंटिन्यूसली गवर्नमेंट फॉलो कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है, ये स्कीम्स वगैरह लेकर आ रही है. तो ओल्ड फंक्शंस उसके साथ साथ ओल्ड फंक्शन भी फॉलो किए जा रहे हैं, आर बीइंग परफॉर्म्ड मोर एफिशिएंटली ऑन लार्ज स्केल बाय द गवर्नमेंट. तो दोनों भी ऑब्लिगेटरी एंड जो है ना गवर्नमेंट के जो फंक्शनल एंड ऑप्शनल एंड ऑब्लिगेटरी दोनों के दोनों फंक्शन गवर्नमेंट है ना फुलफिल कर रही है. तो इसीलिए है ना जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो गया है. नाउ सेकेंड रीजन है रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन. जैसे कि हम जानते हैं कि जनसंख्या तो बढ़ती ही जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है. तो पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, हमारी कंट्री में इज इंक्रीजिंग फास्ट. इन 2011 सेंसस के हिसाब से हमारी जो जनसंख्या, देश की जो जनसंख्या है जनगणना के हिसाब से, सेंसस मतलब जनगणना के हिसाब से, तो वो 121.02 करोड़ से रिकॉर्ड हुई थी 2011 में. एंड एज अ रिजल्ट इसकी वजह से द गवर्नमेंट हैज टू इनकर ग्रेटर एक्सपेंडिचर. तो गवर्नमेंट को बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, राइट. सबके लिए सुविधाएं करना, सुख सुविधाओं के लिए काम करना, पब्लिक हेल्थ के लिए काम करना, एजुकेशन, तो ये सब पे बहुत खर्चा लगता है. तो इसीलिए ना जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो गया है ड्यू टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. देन नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रोइंग अर्बनाइजेशन. बढ़ती हुई शहरों में बढ़ती हुई आबादी, शहरों में स्प्रेड ऑफ अर्बनाइजेशन, भाई शहरों में बदले जा रहे हैं गाँवों को, राइट. इनको मॉडर्न स्मार्ट सिटीज बनाए जा रहे हैं. तो इनके पीछे खर्चे तो लगेंगे ना. फिर स्प्रेड ऑफ अर्बनाइजेशन इज अ ग्लोबल फिनोमेना ऑफ द डे. आज का जो ग्लोबल फिनोमेना पूरे वर्ल्ड वाइड है ना, हर एक है ना गाँव कस्बे को है ना शहर में बदलने के काम चल रहे हैं. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स है, पानी पे हो गया, वाटर सप्लाई, रोड, एनर्जी, स्कूल, कॉलेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन, ये सब में इंक्रीज होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है. नाउ फोर्थ इंक्रीजिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर. तो डिफेंस एक्सपेंडिचर भी बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि है ना बाहरी ताकतों से खतरा है हमको, अनस्टेबल समय स्टेबल नहीं है. इन मॉडर्न टाइम्स क्या है, डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग. जबकि है ना हमें पता है कि भाई सब जगह पे वैसे शांति है, इवन इन द पीस टाइम भी जब शांति है तो भी हमें खर्चे करने पड़ते हैं मेंटेन करने के लिए, राइट. डिफेंस पे भी हमको है ना खर्चा करना पड़ता है. बाहर से हमें लड़ाकू विमान खरीदो, ये वो, राइट. तो यहाँ पे ड्यू टू अनस्टेबल एंड हॉस्टाइल इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स की वजह से है ना पीसफुल टाइम रहता है, जब समय शांति का समय रहता है तो उस वक्त भी हमको है ना मेंटेन रखने पड़ते हैं, डिफेंस खर्चे होते हैं उस समय पर भी. नाउ स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी. मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज में क्या हो गया, कंट्रीज वर्ल्ड की क्या है, डेमोक्रेटिक इन नेचर हो गए हैं. तो ये जो डेमोक्रेटिक फॉर्म की गवर्नमेंट होती है वो इज एक्सपेंसिव, ये खर्चीली होती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेगुलर इलेक्शंस होते हैं एंड इलेक्शन से रिलेटेड अदर एक्टिविटीज भी चलती रहती है, राइट. तो इसकी वजह से जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो गया है गवर्नमेंट का. देन सिक्स्थ, इन्फ्लेशन, महंगाई दर. जस्ट लाइक अ प्राइवेट इंडिविजुअल, गवर्नमेंट हैज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट. गवर्नमेंट को भी बाय करने पड़ते हैं ना गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट से, ताकि वो है ना इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट कर सके. तो नॉर्मली जब प्राइसेस बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो गवर्नमेंट के खर्चे भी इंक्रीज होते हैं. ड्यू टू दिस गवर्नमेंट हैज टू इनकर इंक्रीजिंग कॉस्ट. नाउ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हम बात करें तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी जरूरी हो गया बढ़ती आबादी के साथ. तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लीड्स टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन में इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज हो गया.
ओवरऑल ग्रोथ इन द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट को है ना ह्यूज एफर्ट्स करने पड़ते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग वेराइटीज ऑफ स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सो इसकी वजह से भी जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स है वो इंक्रीज हो गए। नाउ लास्ट पॉइंट है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो मेनी नेचुरल एंड मैन मेड कैलेमिटीज जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स हो गया, अभी ये जो पेंडेमिक आ गया, ये जो कोरोना का समय चल रहा है, साइक्लोन्स हो गए, सोशल अनरेस्ट एक्सेट्रा, ये आर अकरिंग मोर फ्रिक्वेंटली, बार बार हो रहा है, फ्रिक्वेंटली हो रहा है। तो जब गवर्नमेंट को बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ जो रेवेन्यू है अपना वो स्पेंड करना पड़ता है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, जिसकी वजह से जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गए हैं। और लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिख देना है कि मॉडर्न गवर्नमेंट्स आर, इसीलिए जो मॉडर्न गवर्नमेंट्स है आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट के लिए काम कर रही है, हेंस इसीलिए देयर इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अभी जल्दी है ना, मैं आप लोगों के लिए कल नहीं तो परसों मैं आप लोगों के लिए 9th चैप्टर के भी है ना एक्सरसाइज पहले अपलोड कर देने वाली हूँ, बाद में आपको 10th चैप्टर की एक्सरसाइज दे देने वाली हूँ। फिर स्लोली एज एंड व्हेन जैसे टाइम मिलेगा तो टॉपिक्स को मैं कवर करूंगी। ऑलमोस्ट है ना आपके सारे टॉपिक्स है ना एक्सरसाइज में कवर हो जाते हैं। और बच्चों की बहुत डिमांड आ रही है, मिस प्लीज है ना एक्सरसाइज दे दो, एक्सरसाइज दे दो। तो मेरे लिए इतना सारा एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं है ना आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन लेसन के भी देती रहूँ, उसके साथ फिर एक्सरसाइज भी फटाफट देती रहूँ सब सब्जेक्ट की। तो मैंने अभी डिसाइड किया कि पहले आप लोगों को जल्दी से ये जो थियरी सब्जेक्ट्स है उनके मैं ना पहले आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड कर देती हूँ, फिर स्लो एंड स्टडी हम लोग एक टॉपिक भी कवर अप कर लेंगे। ऑलमोस्ट आपकी एक्सरसाइज में तो सारे टॉपिक कवर अप हो ही जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।